नमस्कार दोस्तों, रेट पीटीआई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्तियों के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। आज हमारी रहने वाली है क्लास नंबर 32, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा मानसिक मनोरचनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मित्रों, और बहुत ही आसान भाषा के अंदर यानी देसी उदाहरणों के द्वारा ये चीजें आपको समझाई जाएगी दोस्तों। दमन हो, समन हो या बाधा निवारण हो, कोई सी भी हो, आपको बहुत ही जो देसी उदाहरण जो हम नॉर्मली उदाहरण देखते हैं उनके द्वारा इस क्लास के अंदर आपको समझाया जाएगा। इसलिए अंत तक मेरे साथ सभी साथी बने रहे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यहां से ये नोट्स है वो परचेज करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। वहां पर आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, सभी प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे और सभी के सभी नोट्स है वो मिल जाएंगे। तो चलते हैं इस क्लास की ओर, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये मानसिक मनोरचनाएं, जिसे हम आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकी कहते हैं। ये होती क्या है वास्तु रूप में, तो चलिए मित्रों देखिए इनके बारे में। मानसिक मनोरचनाएं या आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं वे हैं जिन्हें कोई व्यक्ति जब तनाव में हो, जब दुश्चिंता में हो, जब कुष्ठा का शिकार हो, जब द्वंद्व का शिकार हो, कुष्ठा नहीं कुंठा का शिकार हो, से बचने तथा उनके साथ समायोजन करने के लिए उपाय के रूप में प्रयोग करता है। नॉर्मली समझ लो, आप हो क्रोध में और क्रोध को शांत करने के लिए आप जिसको यूज ले रहे हो, जिसको काम में ले रहे हो और आप अपने आप को समायोजित कर रहे हो, तो वो क्या होगी? आपकी मानसिक मनोरचना होगी मित्रों। समझे कुछ? मानसिक मनोरचनाएं मित्रों ये दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष विधियां और दूसरी होती है आपकी अप्रत्यक्ष विधियां। प्रत्यक्ष विधियों के अंदर चार ही विधियां हैं आपके: बाधा निवारण विधि, अन्य मार्ग खोजना, लक्ष्य प्रतिस्थापन और विश्लेषण या निर्णय। ये चार ही आएगी। बाकी बात करें अप्रत्यक्ष विधियां, अप्रत्यक्ष विधियों के अंदर दमन, समन, विलोपन, क्षतिपूर्ति, प्रतिगमन, कल्पना तरंग, प्रक्षेपण, युक्तिकरण, ये सभी है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधियां, फिर देखेंगे वो चीजें, एक ही क्लास में कंप्लीट करवाएंगे मित्रों। तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिनमें व्यक्ति चेतन अवस्था में अपने तनाव को कम करने के लिए कुछ प्रयत्न करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है मित्रों, समझने का प्रयास करो। यहां पे क्या चेतन मन के अंदर दोस्तों, चेतन मन के अंदर, चेतनावस्था यानी चेतन मन वाली, तो चेतन मन के अंदर कोई व्यक्ति अपने तनाव को कम करने का अगर प्रयास करता है तो उन उपायों को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष विधियां या प्रत्यक्ष उपाय कहेंगे दोस्तों। इन उपायों को करने में वह अपनी तर्क शक्ति का क्या है? सहारा लेता है। अब ये चार है। पहली आपकी आ रही है मित्रों, वो आ रही है बाधा निवारण विधि। प्रत्यक्ष विधियों में पहली कौन सी है? बाधा निवारण विधि। व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति में या लक्ष्य तक पहुंचने में जो अवरोध मार्ग में आते हैं वह चेतन रूप से दूर करने या पूर्ण रूपेण नष्ट करने का प्रयास करता है। अब आपकी जो लक्ष्य है, जो आपका, उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके बीच में मार्ग में क्या आएंगे मित्रों? अवरोध आएंगे। अवरोध आएंगे मित्रों, या तो उनको आप चेतन रूप से क्या करेंगे? दूर कर देंगे, या फिर उन मार्गों के अंदर क्या करेंगे? जो अवरोध आ रहा है उसको क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। यही है बाधा निवारण विधि। इस प्रकार बाधाओं को दूर कर देने या नष्ट कर देने से व्यक्ति अपने उद्देश्य पूर्ति में सफल हो जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और उसका मानसिक तनाव है जो दूर हो जाता है। मानकर चलो कि आपके सामने टेंशन है कि मैं किसकी जॉब में लगूं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीन भर्तियां आपके सामने हैं, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। फिर आपको यह क्लास मिली और आपको प्रतिदिन ये क्लासें हैं, जो क्लास आती है इसको अटेंड करना रात को 8 बजे आपने शुरू कर दिया, तो एक समय ऐसा आएगा जो आपके बाधा थी सामने। बाधा क्या थी? कि मैं पढ़ूं क्या, तो उसका समाधान आपने कर लिया। यही है बाधा निवारण विधि। चलिए दूसरी विधि की ओर, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी है अन्य मार्ग खोजना या कार्य विधि के अंदर परिवर्तन करना दोस्तों। कैसे?
जब व्यक्ति अपने उद्देश्य पूर्ति के मार्ग में आई बाधा को नष्ट या दूर नहीं कर पाता है। अब आपके सामने आप ये क्लास लेने लगे लेकिन फिर भी आपकी बाधा दूर नहीं हो रही है, तो देखिए, तो वह दूसरा रास्ता ढूंढ निकालता है। मतलब आप किसी और क्लासेज है वहां से क्लासे लेना शुरू कर देते हैं। तो यही होती है अन्य मार्ग खोजना दोस्तों। दूसरा रास्ता ढूंढ लेने पर जब वह अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है तो उसका मानसिक तनाव अपने आप दूर हो जाता है दोस्तों। तो पहली विधि में हमने क्या देखा था कि आपको जो है क्या करनी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या पीटीआई कोई सी की भर्ती की, यानी आपको जॉब लगनी है। अब आपको शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी करनी है, तो आपके सामने यह था कि मैं पढ़ूं क्या। आपने ये क्लास देखी और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपको क्या हुआ कि आपकी जो बाधा थी उसका निवारण हो गया, जो दुविधा थी आपके सामने, जो अवरोध आपके सामने था वो दूर हो गया। समझे मित्रों, पहली बाधा निवारण विधि में। दूसरी है अन्य मार्ग। अब आपने क्या किया, ये क्लास लेनी शुरू की लेकिन फिर भी आपकी जो बाधाएं हैं वो दूर नहीं हो रही है, तो आपने किसी दूसरे क्लासेज पे गए, तो आपका क्या हो गया, अन्य मार्ग खोजना हो गया। ये दो विधियां। तीसरी प्रत्यक्ष विधि में चलिए मित्रों, तीसरी है लक्ष्य प्रतिस्थापन विधि। समझिए ये क्या है। जब व्यक्ति अपने उपाय और हर समय संभव प्रयास करने पर भी अपने मूल लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रह जाता है, तो वह उसी लक्ष्य से लगभग मिलता जुलता दूसरा लक्ष्य अपनाता है जो आसानी से पूरा हो सके। आपका लक्ष्य था कि बनना शिक्षक ही है मेरे को, लेकिन आपको क्या दिक्कत आ रही है, यह शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने में दिक्कत आ रही है। आपने बाधा निवारण अपना ली, आपने क्या कर लिया, अन्य मार्ग खोजना यानी कार्य विधि में परिवर्तन कर लिया, फिर भी आप शिक्षक नहीं बन रहे हैं, तो क्या करोगे, चलो शिक्षक नहीं बनते हैं, हम तो क्या बन जाते हैं, ग्राम विकास अधिकारी बन जाते हैं। वहां शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़नी पड़ेगी, मिलता जुलता। आपको तो जॉब चाहिए, चाहे टीचर की मिले चाहे ग्राम विकास अधिकारी की मिले दोस्तों। अगर आपने शिक्षक लाइन को छोड़कर ग्राम विकास भर्ती की ओर चले जाते हो तो वो हो जाता है लक्ष्य प्रतिस्थापन करना, या लक्ष्य प्रतिस्थापन विधि का आप वहां पर यूज करते हैं। इस प्रतिस्थापित लक्ष्य की पूर्ति से उसका जो मानसिक तनाव है वो कम हो जाता है दोस्तों। चलिए चौथी विधि में, चौथी आ रही है आपकी विश्लेषण एवं निर्णय। समझना मित्रों क्या चीज है, क्या कहना चाहती है, और इससे एग्जामों में क्वेश्चन भी बहुत आए हैं। जब व्यक्ति के सामने एक से अधिक विरोधी इच्छाएं या लक्ष्य होते हैं तो उसके अंदर मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है तथा वह उसमें उलझकर रह जाता है। व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर पाता है कि किस लक्ष्य को प्राप्त करें और किसको छोड़ दें। कोई ऐसा मध्य का रास्ता अपनाए कि दोनों लक्ष्य प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वह व्यक्ति दोनों लक्ष्यों के हर पहलू को भली भांति विश्लेषण करता है और जो उसे अधिक उचित समझ पड़ता है उसी के पक्ष में निर्णय लेता है। ऐसा करते समय वह अपने पूर्व अनुभवों की सहायता लेता है। अब समझो मित्रों यह क्या कहना चाहती है, विश्लेषण एवं निर्णय। 1 मिनट बोलूंगा, सुन लेना जरूर उसको। आपके सामने दो भर्तियां हैं, पहली तो आ गई है आपके सामने फर्स्ट ग्रेड, दूसरी आ गई सेकंड ग्रेड, और तीसरी और मान लो 3 भी भर्तियां थर्ड ग्रेड भी आ गई। अब इनमें से आपके सामने यह दुविधा आ गई कौन सी लूं। फिर आपने तो आपके सामने यह बहुत है जो मानसिक तनाव उत्पन्न हो गया कि किसकी तैयारी करूं। तीनों की करूंगा तो पता है तीनों में ही नहीं लग पाऊंगा, एक की करूंगा तो एक को तो मैं ले डूबूंगा। तो देखिए दोस्तों आप क्या करोगे, आप बैठोगे सोचोगे कि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस ये है, सेकंड ग्रेड का सिलेबस ये है, और थर्ड ग्रेड यानी जो रीट एग्जाम और बाद में अध्यापक लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड भर्ती है, तो इनमें सिलेबस का अकॉर्डिंग देखोगे। फिर आप देखोगे कि रुपये कितने कितने मिलते हैं, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने, वो भी तो देखोगे साथ में, क्योंकि लक्ष्य आपका नौकरी प्राप्त करना है। नौकरी किस लिए, रुपयों के लिए प्राप्त करना है। फिर एक देखोगे कि काम का फोकस किस में रहेगा, काम का फोर्स किस में ज्यादा रहेगा, किस में कम रहेगा, किस लेवल तक पढ़ाना पड़ेगा, किस लेवल तक नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते आप अंत में पहुंचते हैं कि चलो मैं सेकंड ग्रेड की कर लेता हूं।
कोई साथी सेकंड ग्रेड की सोचेगा, कोई साथी थर्ड ग्रेड की सोचेगा, कोई मेरा साथी है जो फर्स्ट ग्रेड की सोचेगा। ये सोच के आप क्या करोगे कि चलो मैं सेकंड ग्रेड की ही तैयारी कर लेता हूं। तो समस्याएं थी आपके सामने, लेकिन आपने क्या किया, विश्लेषण किया तीनों का, और विश्लेषण करके कहां पर आ गए, सेकंड ग्रेड पर। क्या कर लिया आपने, निर्णय सेकंड ग्रेड प्राप्त करने का लक्ष्य कर लिया। यही होता है विश्लेषण एवं निर्णय करना, एक से अधिक बाधाएं सामने आने पर। तो ये चार थी आपकी प्रत्यक्ष विधि, आप अपने आप लागू करो, अपने आप समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं मित्रों अप्रत्यक्ष विधियों की ओर। देखिए मित्रों, अप्रत्यक्ष विधियों में हम किसका यूज करेंगे, अचेतन मन का। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है। अचेतन मन के रूप में जिनको अपनाता है वो होते हैं अप्रत्यक्ष विधियां दोस्तों, जिनके अंदर पहली विधि आएगी हमारी दमन। और एक एक चीज हर बार, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आप तैयारी कर रहे हो, और मेरी एक से लेकर लगभग 60 से 65 क्लासें ये होगी। अगर ये सभी क्लासें आपने अटेंड कर ली और क्वेश्चन आंसरों के वीडियो देख लिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा मित्रों। इसी प्रकार, क्योंकि लोकल लैंग्वेज, आपकी देसी लैंग्वेज में आपको पढ़ने का मौका यहां पर मिल रहा है। देखिए दमन, दमन का अर्थ, दमन का तात्पर्य क्या है, इच्छाओं और कामनाओं का स्वतंत्र रूप से प्रकट न होने देना। कोई भी आपकी इच्छा है, आपकी कोई कामना है, उसको आप स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, आप उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उसको दबा देते हैं। वही है दमन दोस्तों, किसी को दबा लेना, समझिए। इस युक्ति में अवांछनीय या अस्वीकार्य विचारों, भावों, यादों को अचेतन मन में धकेल देना, क्योंकि इसे याद करना कष्टपूर्ण या भय पैदा करने वाला होता है। ऐसे अस्वीकार्य विचार, ऐसे विचार, ऐसे भाव, ऐसे यादें जो आपको क्या दे, कष्ट दे, उनको आप क्या करते हैं, अचेतन मन में धकेल देते हैं दोस्तों। अगर उनको आप याद करते हैं तो क्या होता है, कष्ट होता है मित्रों। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की दुखद अनुभूतियां स्वतः ही अचेतन मन में चली जाती है, अर्थात भूल जाना। आपकी कोई ऐसी कष्टपूर्ण विचार, भाव, याद है जिससे आपको दुख हो, तो कुछ दिनों के बाद आप उसको भूलना चाहेंगे, उसको भूलना चाहेंगे, धीरे धीरे वो कहां चली जाएगी, अचेतन मन में चली जाएगी। मतलब आप उसको भूल जाएंगे, क्या कर देंगे, उसका आप दमन कर देंगे मित्रों। कैसे, उदाहरणों से समझिए मित्रों दमन। देखिए, स्वयं के बचपन की बातों को चाहकर भी याद न कर पाना। आप बताइए, आप 4 साल के थे तब आपने क्या काम किया था, किसी को याद है, नहीं है। क्योंकि वो बातें अगर आज आप याद करते हो तो आपको क्या होता है, दुख होता है उनसे। एक वो दिन था, एक आज का दिन है, समझे मित्रों। दूसरा देखिए, किशोर काम प्रवृत्ति को व्यक्त करके समाज के नैतिक नियमों के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, अतः वह काम प्रवृत्ति का क्या कर देता है, दमन करता है। कई महिलाएं गंदी गालियों का दमन कर लेती है। मतलब ऐसी अगर कोई महिला गाली देगी तो पास पड़ोस समाज उसको क्या देखेगा, बुरी नजर से देखेगा। तो वो क्या करेगी, उस गाली का दमन, यानी कि उसको लेकर ले जाएगी अचेतन मन में और वहां पर ले जाकर डाल देगी कि तू बाहर मत आ, मेरा समाज में रेपुटेशन बनी रहेगी। यही होता है दमन, समझे मित्रों। जिससे आपको कष्ट हो उसको अगर आप दबा दो, आपको किसी से कष्ट हो उसके ऊपर बैठ जाओ आप, यानी कि अचेतन मन में भेज दो उसको, यही होता है दमन। चलिए दूसरे में, दूसरी जो विधि है वो है समन। देखिए मित्रों, इस प्रक्रिया में व्यक्ति किसी अनचाहे दुखद विचार या घटना को चेतन से निकालकर जानबूझकर अचेतन में भेज देता है। यह दमन के विपरीत है, क्योंकि दमन में व्यक्ति अनचाहे विचार व्यक्ति की जानकारी के बिना अचेतन मन में धकेल दिए जाते थे। अब मित्रों देखिए, यहां पे दमन में हम क्या कर रहे थे, दमन के अंदर हम कर रहे थे जो विचार है वो हमारे बिना पता किए ही कहां चले जा रहे थे, अचेतन मन में। हमें पता ही नहीं था कि वो अचेतन में चले गए और हम भूल गए। जबकि समन में हम क्या करते हैं कि अगर हमें क्या है, कोई विचार है, दुख है, उनको हम जानबूझकर अचेतन मन में धकेलते हैं मित्रों। क्या करते हैं, जानबूझकर उनको अचेतन मन के अंदर धकेलते हैं, जिससे हमें क्या ना हो, दुख ना हो। इसलिए समन और दमन आपस में क्या है, विपरीत है। उदाहरण देखिए, प्रातःकाल दूध वाले से हुई लड़ाई को बुलाना।
जानबूझकर बुलाना, क्योंकि कल सुबह भी तो दूध चाहिए ना। इस वजह से जो सुबह लड़ाई हुई है उसको अचेतन मन में धकेल देना, उसको भूल जाना। एक और देखिए, इस उदाहरण से सभी को आ जाएगा। एक अच्छी बाइक पसंद आई लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से उसे खरीद नहीं पाए, तो मन में निश्चय कर लेते हैं जब पैसे होंगे तभी इसी बाइक को खरीदेंगे। मन तो था बाइक खरीदने का, लेकिन क्या नहीं है, पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो बाइक नहीं खरीद पाएगा। तो उसने सोचा कि रोज रोज इस चीज से हम मेरे को होगा खुद दुख होगा, कष्ट होगा, इससे अच्छा है कि जिस दिन पैसे होंगे उस दिन खरीदूंगा। उतने दिन क्या करता हूं, बाइक की जो इच्छा है उसको मैं अचेतन मन में भेज देता हूं, जो वहां पर ये जमी पड़ी रहेगी। दोस्तों यह होती है समन। दोस्तों आया समझ में? चलिए तीसरी की ओर। एक बार जो साथी है शेयर जरूर कर दे, जिन साथियों ने लाइक कर दे। शेयर ना कर पा रहे हैं तो लाइक का बटन तो आपको दबाने में कुछ नहीं जा रहा, लाइक करते जाइए। तीसरी आ रही है आपकी युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण या औचित्य स्थापन। देखिए, किसी भी कारण से जो पद या वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती है, किसी भी कारण से आपको जो पद जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उसी वस्तु में दोष निकालना, अपने अनुचित व्यवहार को उचित ठहराने की कोशिश करना युक्तिकरण है। अर्थात व्यक्ति के वास्तविक दोषों या कमियों पर पर्दा डालने की प्रक्रिया। सीधा सा समझो, आप जब 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा के अंदर थे तो एक कहानी पढ़ते थे आप, लोमड़ी और अंगूर वाली। वो युक्तिकरण पर ही आधारित थी। जब उसको हाथ नहीं आए अंगूर तो लोमड़ी ने क्या कहा, अंगूर तो खट्टे हैं। मतलब जो वस्तु या पद अगर आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप उसको क्या, उसी वस्तु के अंदर कमी निकाल देते हो, उसी वस्तु में क्या कर देते हो, कमी निकाल देते हो। तो यही क्या है, युक्तिकरण है। देखिए, अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं, ये। और देखिए मित्रों, परीक्षा में असफल होने पर मूल्यांकन या स्वास्थ्य को दोष देना आपने भी दिया होगा। कभी स्कूल नहीं गए तो दूसरे दिन आपसे पूछा जाता है तो कोई ना कोई बहाना बनाना। या फिर मित्रों यह है कि आप है, जैसे परिणाम आपका आता है तो आप कहते हो कि इस टेस्ट में तो मेरे 10 में से 2 ही नंबर आए। क्यों? क्योंकि मैंने उस दिन क्लास ही नहीं ली। तो यह क्या है, उसमें कमी निकालना। अपराधी का अपने व्यवहार का कारण बुरी संगत बताना। अपराधी है, उसका जो व्यवहार है उसका कारण क्या बताना, बुरी संगत, कि मैं उनसे साथ संगत नहीं करता तो मैं आज अपराधी नहीं बनता। जो चीज सिंपल सी लैंग्वेज है कि अगर जो चीज आपको, अगर आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप नौकरी नहीं मिलती है आपको, तब आप ये बोलें कि 3rd ग्रेड में क्या रखा है, इससे तो अच्छा मैं 2nd ग्रेड में लग जाऊंगा। तो ये क्या है आपका, क्या है मित्रों, ये युक्तिकरण है। चलिए नेक्स्ट की ओर। चौथा आ रहा है हमारे प्रक्षेपण, किसी और पर दोष निकालना। देखिए, स्वयं की कमी या दोष का आरोपण दूसरे व्यक्ति विशेष या परिस्थिति विशेष पर कर देना। व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देता है। कैसे? जैसे कि आप है, आपके सामने मैंने कहा कि आप मनोविज्ञान पढ़िए और इस किताब से पढ़िए, फिर आप पढ़ते तो है नहीं, और क्या होता है कि आपके नंबर नहीं आते हैं। तो आप क्या बोलते हैं कि सर आपकी किताब ही खराब थी या आपकी क्लास ही खराब थी, मेरे नंबर नहीं आए, जबकि आपने पढ़ाई नहीं की। तो ये क्या है, यह है प्रक्षेपण। यानी कि खुद की गलती, आपने पढ़ाई नहीं की, आपकी गलती है, और दोष किसको दे रहे हो, क्लास या किताब को आप दोष दे रहे हो। उदाहरण में, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बहुत बार एग्जामों में आया ये। क्रिकेट खिलाड़ी का बार बार बल्ले की ओर इशारा करना कि उसको खराब खेलने का कारण ये बेकार सा क्या है, बल्ला है। अब खिलाड़ी खुद नहीं खेल रहा है, फिर भी वो क्या कह रहा है कि ये बल्ला है, इसकी वजह से मेरे रन नहीं बन रहे। गलती किस पर कर रहा है, खुद की गलती बल्ले पर निकाल रहा है। यही प्रक्षेपण या आरोपण होता है। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है हमारा 5वां, उदात्तीकरण, जिसको शोधन या मार्गान्तीकरण भी कहा जाता है। उदात्तीकरण अचेतन मन की वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंदर व्यक्ति की असामाजिक प्रवृत्तियों को समाज द्वारा मान्य प्रवृत्तियों की ओर मोड़ देना शोधन कहलाता है, उदात्तीकरण कहलाता है। कैसे मित्रों, अगर कोई व्यक्ति की जो प्रवृत्तियां हैं वो समाज के स्वीकार्य नहीं है, असामाजिक है वो प्रवृत्तियां, फिर भी समाज क्या करता है,
जो समाज द्वारा उन प्रवृत्तियों को है जो क्या कर दिया जाता है, सामाजिक रूप में मोड़ दिया जाता है। जैसे तुलसीदास कालिदास ने पत्नी द्वारा अपमानित होने पर विश्वविख्यात साहित्य का सृजन किया। तुलसीदास है जो कालिदास की पत्नी के द्वारा अपमानित होने के बाद विश्वविख्यात साहित्य का सृजन करता है। एक चित्रकार द्वारा अपनी अधूरी इच्छा को अपनी पेंटिंग्स में दिखाना। लड़ाई झगड़े वाला बालक मुक्केबाज या पहलवान बन जाता। अब देखिए उदात्तीकरण क्या है, नॉर्मल सा उदाहरण दूं, समझिए। एक बालक है, समाज में जब भी देखो लड़ाई झगड़ा करता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो देश में पहलवानी करता है, मेडल जीतता है, तो समाज क्या कहता है कि ये तो बहुत अच्छा था, ये लड़ाई झगड़ा करता था लेकिन ये तो पहलवानी करने के लिए करता था। तो वो काम तो उसका असामाजिक था, लेकिन बाद में समाज ने क्या किया, उसको सामाजिक बना लिया। यही होता है उदात्तीकरण, शोधन या मार्गंतीकरण। आगे चलिए, 6 नंबर पे आपकी आएगी तादात्मीकरण या आत्मीकरण। देखिए, आदर्श व्यक्ति के गुणों या अवगुणों का अनुकरण करना शुरू कर देता है, दूसरे के व्यक्तित्व को अपना व्यक्तित्व समझता है, या समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित करके देता है। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में असफल या गुणहीन होता है तो वह किसी अन्य सफल व्यक्ति के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, अर्थात उसके गुणों और कृत्यों को अपने में देखने लगता है। सीधा सा समझ लो, आप अपने बाल किसको देखकर, अगर किसी हीरे को देखकर, जो हीरा है, जो अभिनेता है, उसके बालों की तरह आप बना रहे हो, क्या कर रहे हो, तादात्मीकरण, आत्मीकरण। अगर आप क्या असफल हो जाते हो तो किसी सफल व्यक्ति की, वो उसने भी जब उसकी जॉब लगी उससे पहले उसने इस एग्जाम में दिया था लेकिन वो भी इसमें असफल रहा था, और उसके साथ आप यानी किसी दूसरे के साथ आप अपने आप को जोड़ने लग जाते हो, तो यही होता है तादात्मीकरण। देखिए उदाहरणों से समझ जाएंगे आप। किसी नेता या अभिनेता जैसे कपड़े के स्टाइल को अपनाना। अगर आप किसी नेता अभिनेता के कपड़े, उनके बालों का, वो कैसे रहन सहन करते हैं, वैसे स्टाइल आप अपनाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, तादात्मीकरण, आत्मीकरण कर रहे हैं। 10वीं में फेल होने पर सचिन का उदाहरण देना कि सचिन भी 10वीं में फेल हुआ था, मैं भी 10वीं में फेल हो गया, आगे जाकर मैं भी नाम करूंगा। या चोरी करते हुए पकड़े जाने पर श्री कृष्ण का उदाहरण देना कि चोरी में नहीं, श्री कृष्ण भगवान भी तो चोरी करते थे ना। तो यह क्या है, तादात्मीकरण, किसी दूसरे के साथ संबंध जोड़ना। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रही है हमारी अंतःक्षेपण। क्या है अंतःक्षेपण? वातावरण के गुणों को जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है, वातावरण के जो गुण है उनको अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित करना, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्ति का आंशिक या पूर्ण रूप से अपना ही अंग समझने लगता है, अन्य व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के व्यवहार की तरह अपनाता है। क्या मतलब? सीधा सा उदाहरण है, इससे आपको समझ में आ जाएगा अंतःक्षेपण। क्या कहना है? किसी के दुख में दुखी होकर स्वयं उसके जैसा अनुभव करना। कोई व्यक्ति दुखी है, उसके पास अगर जाकर वो भी दुखी होता है, जिस प्रकार वो हरकतें कर रहा है उसी प्रकार ये जाने वाला व्यक्ति भी उसकी हरकतें कर रहा है। क्या कर रहा है? वो अंतःक्षेपण कर रहा है। जो वातावरण है, जो समाज के गुण है, उनको क्या कर रहा है, वो अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर रहा है। जहां पर वो बैठा है और उसके चारों ओर जो चल रहा है उसको अपने ऊपर वो लागू कर रहा है। मतलब व्यक्ति अन्य व्यक्ति के जो व्यवहार है उसको स्वयं के व्यवहार की तरह ही देखता है कि जैसा ये है वैसा ही मैं हूं। चलिए मित्रों, नेक्स्ट आता है आपका 8वां विस्थापन। इसमें व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों को संबंधित वस्तु से हटाकर अन्य निर्बल व्यक्ति पर स्थानांतरित कर देता है। जो नकारात्मक विचार है ना, उनको क्या करता है, खुद के नकारात्मक विचार है जिस पर वो लगे हैं उससे हटाएगा और किसी दूसरी पे डाल देगा। देखिए, जिनमें प्रत्युत्तर के रूप में हानि पहुंचने की क्या हो, कम संभावना हो। क्या देखिए, विद्यालय में पिटाई के बाद घर पर छोटे बहन भाई को डांटना मारना। एक बालक है, विद्यालय गया, उसने काम पूरा नहीं किया तो अध्यापक ने उसको पीटा। अब गुस्सा किस पे था? अध्यापक पे। घर आया और अपने छोटे भाई बहन को पीटने लगा। गुस्सा जो अध्यापक पे था ना, वो किस पर निकाल रहा है? छोटे भाई बहन पर। विस्थापन कर रहा है अपने गुस्से का। यही होता है विस्थापन।
संतानहीन औरत का पड़ोस के बच्चों को प्यार करना। एक औरत है जिसके संतान नहीं है, तो वो क्या करेगी, जो पड़ोस के बच्चे हैं उनको प्यार करेगी। जो खुद का प्यार खुद के बच्चों के लिए था वो किसी दूसरों पर वो क्या कर रही है, विस्थापित कर रही है। यही क्या है, आपका विस्थापन है। आगे चलिए, 9वां है वास्तविकता। वास्तविकता या अस्वीकरण। वास्तविकता अस्वीकरण। देखिए ये क्या कहना चाहता है, वास्तविकता अस्वीकरण। अप्रिय वास्तविकता से बचने के लिए पर्यावरण के अनेक प्राणी है प्रयास करते हैं। इस मनोरचना में व्यक्ति अवांछनीय वास्तविकताओं की अपेक्षा करके या उन्हें पहचानने से अस्वीकार करके टाल देता है। कैसे मित्रों, वास्तविकता अस्वीकार, जो वास्तविकता है उसको स्वीकार नहीं करना। कैसे, कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करना। कबूतर को जब बिल्ली दिखाई देती है तो वो ये सोचता है कि ये मेरे को खा जाएगी, और वो क्या कर लेता, आंखें बंद, कि अब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है तो बिल्ली को कैसे दिखाई देगा, वो भी मेरे को नहीं देख पाएगी। जबकि वास्तविकता तो ये है, उसको तो दिखाई दे रही है, लेकिन कबूतर खुद के मन में क्या सोच रहा है कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा तो उसको कैसे मैं दिखाई दूंगा। समझे मित्रों, तो वास्तविकता क्या कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है। मृत्यु के अनिवार्यता होने पर भी उस विषय पर वार्तालाप न करना। दोस्तों के साथ खेल रहे बालक का अपनी माता की आवाज को जानबूझकर अनसुना करना। क्यों करता है जानबूझकर अनसुना, क्योंकि उसको खेलना है, इसलिए उसको सुनाई आवाज दे रही है, फिर भी वो क्या कर रहा है, अनसुना कर रहा है। जो वास्तविकता है मतलब सुनाई दे रही है, फिर भी वो नहीं सुन रहा है, मतलब अस्वीकार कर रहा है। यह है दोस्तों। आगे चलिए, 10 नंबर पर हमारी जो विधि आ रही है वो आ रही है कल्पना या दीवा सौपन। कल्पना या दीवा सौपन। अप्रत्यक्ष के अंदर, अप्रत्यक्ष विधियों में 10वीं विधि है, 14 विधियां होती है, पूरी है 14 की 14 पढ़ेंगे। इसमें वास्तव में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो व्यक्ति कल के माध्यम से उन इच्छाओं की पूर्ति कर क्षणिक संतुष्टि प्राप्त कर लेना ही दीवा सौपन है। अगर आप वास्तविक रूप से कोई चीज है उसको प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, तो आप क्या करते हैं, दीवा सौपन, यानी कि मन के लड्डू के रूप में उसको प्राप्त करते हैं। हवाई किले बनाना, सेक चिल्ली का सौपन, पढ़ाई करते समय बोर्ड परीक्षा का पूरा पेपर सेट कर लेना। अब इसका छोटा सा उदाहरण दूं क्या, जैसे आप क्या करते थे, आप जब क्लास 10 में थे, 10वीं क्लास में थे, तो आपके सामने आ जाती है दोस्तों गणित विषय, और गणित विषय लगती है आपको कठिन। तो आप क्या करते हैं, बेटे कि गणित विषय है, इसके अंदर मैं 100 में से 95 नंबर लेकर आना है मेरे को। फिर आप क्या करते हैं बेटे कि आप है जो पेपर बनाते हैं, जो मॉडर्न रहता है पेपर का, उसी अकॉर्डिंग आप बनाते हैं पेपर, और पेपर सेट करके फिर सोचते हैं कि ये पेपर मैं पढ़ लूंगा तो क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। कल्पना तरंग करते हैं। हवाई किले आप है जो बनाते हैं, यानी कि मन के अंदर लड्डू खाना, यह होता है कल्पना तरंग या दीवा सौपन। बिना नींद के भी सपने देखना, क्या है, दीवा सौपन। आगे चलिए, 11 नंबर पर है प्रतिगमन, पलायन, पृथक्करण या प्रत्यावर्तन। चारों एक ही चीज है, प्रतिगमन बोलो, पलायन बोलो, पृथक्करण बोलो या प्रत्यावर्तन बोलो। परिस्थिति से निराश व्यक्ति अन्य परिस्थिति में जाकर समायोजन कर लेता है। इस युक्ति में व्यक्ति अपनी आयु से पूर्व की आयु के समान व्यवहार करता है। आप हैं अभी मानकर चलो 25 साल के, क्या है, 25 साल के हैं। अब आप इससे क्या है, परेशान है एज से, आप जाते हैं अपनी पुरानी एज में और आप बन जाते हैं 10 साल के, और 10 साल की तरह आप अगर व्यवहार करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आप प्रतिगमन कर रहे हैं। 25 साल के होकर आप 10 साल के बन रहे हैं, प्रतिगमन, पलायन कर रहे हैं उस एज में, आप प्रत्यग्रहण कर रहे हैं, प्रत्यावर्तन कर रहे हैं। आप एक वयस्क का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, या शादीशुदा महिला का फ्रॉक स्कर्ट पैंट पहनकर युक्ति लगना, यह सभी क्या है, प्रतिगमन है। यानी कि यह मान लो पीछे जाना, जो समय बीत गया उस समय में आप जाने का अगर प्रयास करते हो या कुछ ऐसी हरकतें करते हो तो वो कहलाएगा आपका प्रतिगमन। दोस्तों एक ये मानकर चलो कि 25 साल का आदमी है जो 8 साल के बच्चे की तरह, 8 साल नहीं तो 4 साल के बच्चे की तरह क्या चलता है, घुटनों के बल पे चलना।
आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है हमारा 12 नंबर पर क्षतिपूर्ति उपाय। अपने एक क्षेत्र की अयोग्यता को किसी विशेष प्रयास से ढकना, अर्थात जिस क्षेत्र में व्यक्ति कमजोर है उसकी क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र के माध्यम से कर समायोजन स्थापित करना। सीधा सा उदाहरण है लड़कियों वाला। क्या है कि लड़की की हाइट कम है तो वो ऊंची हिल्स वाली हैंडल पहनती है और ये लगता है कि उसकी हाइट, वो खुद ऐसा लगाना चाहती है कि मेरी हाइट अब क्या हो गई, लंबी हो गई। ऊंची हिल्स के सैंडल पहनकर लंबाई में समायोजन करना। विकलांग बालक का कक्षा में प्रथम स्थान लाकर समायोजन करना, जो सर्वाधिक एग्जामों में पूछा जाता है। ये 2 नंबर वाला उदाहरण समझे मित्रों। जो कमी उसकी अयोग्यता है किसी एक क्षेत्र के अंदर, अब उसको ढकना है दूसरे क्षेत्र से। जैसे लड़की की हाइट कम है तो वो दूसरे क्षेत्र में क्या करेगी, दूसरे क्षेत्र के अंदर वो ऊंची हिल्स की सैंडल पहनेगी। ऊंची हिल्स की जब वो सैंडल पहनेगी तो उसकी क्या होगी, जो अयोग्यता थी, उसकी लंबाई कम थी, वो अपने आप ऊंची चली जाएगी। यह चीज है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारी प्रतिक्रिया निर्माण। अप्रत्यक्ष विधि 13 नंबर, प्रतिक्रिया निर्माण। अपनी भावनाओं या व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया करना। जो अपनी भावना है, जो अपना व्यवहार है, उसके विपरीत प्रतिक्रिया करना। देखिए बगुला भगत की कहानी या मुख में रम बगल में छुरी। सामने तो आपके क्या करेगा, बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, और जैसे ही आप घूमोगे आपकी क्या करने लग जाएगा, चुगलियां करने लग जाएगा। यह क्या होगा, प्रतिक्रिया निर्माण होगा दोस्तों। और यह है 14 नंबर आपकी विलोपन, विनिवर्तित व्यवहार या प्रत्याहार दोस्तों। भावी असफलता से डरकर उस स्थिति से अपने आप को अलग कर लेना। मानो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, अब आपको परीक्षा में असफलता का डर है कि मैं पास नहीं होऊंगा, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट ग्रेड का जिस दिन एग्जाम है उस दिन देर तक सोते हैं सुबह और फिर लेट उठते हैं, फिर एग्जाम सेंटर आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो बहाना क्या बनाते हैं कि मैं अगर एग्जाम में पहुंच जाता तो पास हो जाता, मैं तो एग्जाम सेंटर ही नहीं पहुंचा, इस वजह से मैं क्या हो गया, फेल हो गया। परीक्षा में असफलता के बेस से परीक्षा देने ना जाना क्या होगा, विलोपन होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास मानसिक मनोरचनाएं, जिससे कोई सा भी पेपर उठाकर देख लेना, 1% आपको हर एग्जाम के अंदर मिलेगा और उदाहरणों से आता है कि इसमें क्या हो रहा है, दमन हो रहा है, समन हो रहा है, प्रतिलोपन हो रहा है या विलोपन हो रहा है, वो आपको बताना रहता है। मित्रों अगर क्लास अच्छी लगी है तो इतना ही कहता हूं, लाइक कर देना, शेयर आपका मन करे तो करना, और चैनल को जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।